ईयर 1989 का वक्त है। एक सुनसान और पुरानी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 6 लोग ही मौजूद हैं। बाहर की दुनिया से काफी दूर ये लोग यहाँ एक नई शुरुआत करने आए हैं। ये लोग यहाँ एक रेडियो स्टेशन सेटअप करने आए हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है स्वर्णमय रेडियो स्टेशन। लेकिन अचानक उस बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी है जो हवा के झोंकों से फड़फड़ा रही है। वो लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उनके कान में पड़ती है, किसी औरत की रोने की आवाज। सोचिए, वो बिल्डिंग पूरी तरह से बंद थी। उन 6 लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। फिर ये आवाज कहाँ से आई? और ये रोना कोई आम रोना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक आवाज थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जब वो लोग हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे के पास पहुंचते हैं तो रोने की आवाज अचानक बंद हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ रोने की नहीं बल्कि उन्हीं के एक साथी की चीखने की आवाज आती है। अंधेरे में कुछ ऐसा था जो उनका शिकार कर रहा था। इसके पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वहाँ मौजूद एक भूत ने एक एक करके उन सभी 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या राज था उस स्वर्णमय रेडियो स्टेशन का? कौन थी वो आत्मा जो वहाँ कैद थी? आज की कहानी इसी खौफनाक रात से पर्दा उठाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ साल की मोस्ट अवेटेड तेलुगु हॉरर फिल्म जिसका नाम है किष्किंधापुरी। ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है बल्कि इसमें रामायण से जुड़ी हुई गहरे रेफरेंसेस छुपे हुए हैं। फिल्म का नाम किष्किंधापुरी है जिसका मतलब है हनुमान जी का नगरी। तो अगर आप भी हॉरर मिस्ट्रीज और माइथोलॉजी के कनेक्शन को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी 1989 के उस खौफनाक हादसे से शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है। हम 2 दोस्तों को देखते हैं, मुर्गेश और अत्रिया। ये दोनों चाय की टपरी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है। ये एड था गोस्ट वॉकिंग टूर का। किष्किंधापुरी में एक एजेंसी थी जो लोगों को हॉन्टेड लोकेशंस पर टूर करवाती थी। मुर्गेश और अत्रिया जो हॉरर के शौकीन थे वो इस टूर के लिए तुरंत इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस टूर एजेंसी को 3 लोग मिलकर चलाते थे, राघव, मैथिली और सुमित। फिलहाल शहर में एक फेस्टिवल का माहौल था, लेकिन साथ ही कुछ टूरिस्ट भूतहा जगह देखने के लिए भी आए हुए थे। सीन में हम देखते हैं कि टूर का वक्त हो चुका है, लेकिन राघव वहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ मैथिली और सुमित वहाँ पर है। टूरिस्ट में एक आदमी भी था जिसका नाम था बिहारी। बिहारी नाम का ये कैरेक्टर बड़ा ही गुस्सैल और इम्पेशेंट था। वो चिल्लाने लगता है कि टूर शुरू क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैथिली और सुमित मजबूर थे। वो राघव का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच फेस्टिवल के मेले में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। एक बच्चा गुलेल से खेल रहा था और गुब्बारे फोड़ रहा था। गलती से उसका निशाना चूक जाता है और एक पत्थर वहाँ बैठी एक बंदरिया के पास से गुजरता है जो अपने बच्चे को लेकर बैठी थी। गुस्से में वो बंदरिया उस बच्चे के पीछे पड़ जाती है। बच्चा डर के भागता है। उसे बचाने के लिए एक औरत उस बंदर पर लोटा फेंककर मार देती है। अब आप तो जानते ही हैं, एक बंदर पर हमला मतलब पूरी सेना का हमला। वहाँ ढेर सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं और पूरे मेले में अफरा तफरी मच जाती है। तभी हमारा हीरो राघव एंट्री लेता है। वो वायलेंस नहीं करता बल्कि दिमाग लगाता है। वो ढेर सारे गन्ने लेकर आता है और बंदरों को बांट देता है। सारे बंदर शांत होकर गन्ने खाने लगते हैं, लेकिन वो गुस्सेल बंदरिया अभी भी राघव पर हमला करती है। इस हाथापाई में एक एक्सीडेंट होता है और उस बंदरिया का बच्चा आग के घेरे में फंस जाता है। बंदरिया चीखने लगती है। राघव बिना अपनी जान की परवाह किए आग में कूद जाता है और उस बच्चे को सही सलामत बचा लेता है। ये देखकर बंदरिया शांत हो जाती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ के पुजारी जी ये सब देख ही रहे थे। वो राघव से कहते हैं कि आज राम नवमी के फेस्टिवल पर उसने धर्म
धर्म की रक्षा की है। वो खुश होकर राघव को एक रक्षा कवच यानी ब्रेसलेट पहनाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, ये ब्रेसलेट आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, इसलिए इसे याद रखिएगा, ठीक है। इस इंसिडेंट के बाद राघव अपने काम पर लौटता है। घोस्ट वॉकिंग टूर। राघव और मैथिली असल में भूत प्रेत में विश्वास नहीं कर रखते। उनका मानना है कि उन्होंने आज तक जितनी भी हॉन्टेड जगह विजिट की है, वहाँ उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। उनके बिजनेस मॉडल सिंपल था, लोगों को डराना है तो फेक सेटअप लगाओ और कहानी बनाओ। वो टूरिस्ट्स को एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं। यहाँ राघव अपनी बनाई हुई कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ये घर सुनंदा का था, जो यहाँ से गायब हो गई थी क्योंकि ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। राघव टूरिस्ट को एक बेड दिखाता है और कहता है कि सुनंदा को इसी बेड के नीचे से आवाजें आती थी। जैसे ही वो डरावनी कहानी सुना रहा होता है, मैथिली चुपके से रिमोट का बटन दबाती है। रिमोट से वो बेड हवा में फ्लोट करने लगता है और फिर अचानक धर्म से नीचे गिरता है। सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वो बिहारी जो हमेशा शक करता था, तो वो राघव की पोल खोलने लगता है। वो कहता है कि पिछली बार तुमने यहाँ किसी ब्रिटिश ऑफिसर की कहानी सुनाई थी और आज सुनंदा की सुना रहे हो। राघव बड़ी ही चालाकी से कवर अप करता है। वो कहता है कि यहाँ भूत लोगों की याददाश्त के साथ खेलते हैं, शायद इसीलिए तुम्हें अलग याद आ रहा है। ये बोलकर वो सबको वहाँ से निकल लेता है। अगली सीन राघव का घर का होता है। राघव और मैथिली के पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मोक्ष। मोक्ष इन दोनों की काफी अच्छी दोस्त थी। अगले दिन एक नया टूर प्लान होता है। इस बार ग्रुप में मुर्गेश, अत्रिया, वीरभद्रा जो अपनी मरी हुई पत्नी से मिलना चाहता था, वो संकी बिहारी और छोटी बच्ची मोक्षा भी शामिल थी। मोक्षा शर्त जीतकर उनके साथ आई थी। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बिहारी ने पिछले टूर के बाद कंपनी को बहुत खराब रेटिंग्स दी थी और सबको भड़का दिया था। कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए राघव का बॉस एक रिस्क लेता है। वो कहता है कि आज हम अपनी मर्जी की जगह पर नहीं बल्कि टूरिस्ट की चुनी हुई जगह पर टूर करेंगे। राघव और मैथिली घबरा जाते हैं क्योंकि नई जगह पर उनका कोई फेक सेटअप नहीं था। बॉस एक बॉल में चिट्स रखता है और बिहारी से एक चिट उठाने को कहता है। बिहारी चिट उठाता है और उसमें नाम निकल के आता है स्वर्णमय रेडियो स्टेशन। ये वही जगह जहां 1989 में 6 लोग की मौत हुई थी। राघव और मैथिली परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई सेटअप नहीं है, लेकिन राघव कहता है कि वो संभाल लेगा। इसके बाद वो लोग स्वर्णमय रेडियो स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ दरवाजे पर बड़े बड़े ताले, जंजीरें और लाल धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने तंत्र विद्या करके इस जगह को सील किया हो। राघव जो इन सब में नहीं मानता था, वहाँ पड़ा एक बड़ा सा त्रिशूल उठाता है और उसी ताले को तोड़ देता है। वो सबको लेकर अंदर जाता है और वही अपनी पुरानी ट्रिक शुरू करता है, कहानी बनाना। वो कहता है कि यहाँ स्वर्ण और माया नाम की 2 बहन रहती थी, लेकिन बिहारी उसे बीच में ही टोक देता है। वो कहता है कहानी बंद करो और भूत दिखाओ। मैथिली बहाना बनाती है कि यहाँ भूत रेडियो के अंदर रहते हैं। बिहारी चैलेंज करता है कि तो रेडियो ऑन करके दिखाओ। मजबूरी में राघव रेडियो ऑन करता है, लेकिन वो खराब था, वो चालू नहीं था। बिहारी फिर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब फ्रॉड है, लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। उसमें से किसी आरजे की आवाज नहीं बल्कि एक आत्मा की आवाज आती है। नमस्कार, आज 9 अगस्त 1989 को इस स्टेशन के दरवाजे फिर खुले हैं। तुम लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। वो आवाज एक भयानक हंसी के साथ कहती है कि अब किसी का बचना यहाँ पे नामुमकिन है। वहाँ चीजें टूटने फूटने लगती है। वीरभद्र को लगता है कि ये उसकी पत्नी है, लेकिन बिहारी समझ जाता है कि ये कुछ और ही है। डर के मारे सब लोग बाहर भागते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, देखते हैं कि उनकी वैन पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिल्डिंग के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अंदर से आवाज आती है, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस हादसे के बाद मैथिली बहुत डर जाती है। एक चाय वाला लड़का उन्हें बताता है कि उस जगह से लौटकर कोई जिंदा नहीं बचता। उसकी माँ कहती है कि वहाँ से सिर्फ मौत आती है। राघव अभी भी इसे सीरियस नहीं लेता और सोचता है ये बस एक डर है, लेकिन मौत अपना खेल शुरू कर चुकी थी। मुर्गेश और अत्रिया
वो अपनी ड्यूटी पर थे। रात का वक्त था, इंजन बंद था। तभी अत्रिया को खिड़की पर एक औरत दिखाई देती है जो कहती है वो 7 दिन से भूखी है। अत्रिया उसे खाना देने लगता है, लेकिन मुर्गेश उसे रोकता है। मुर्गेश कहता है, पागल है क्या, हम इतनी हाइट पर है, यहाँ खिड़की पर कोई कैसे आ सकता है। दोनों बेहद डर जाते हैं। इंजन स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ट्रेन का रेडियो अपने आप ही चल पड़ता है। उसमें वही मनहूस आवाज आती है, तुम्हारा अगला स्टेशन है मौत का स्टेशन। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मुर्गेश और अत्रिया दोनों की मौत हो चुकी है। उनकी लाशों को रेलवे ट्रैक पर एक अजीब तरीके से रखा गया था, जिसे एक सिंबल बना रहा था, स्वस्तिका, लेकिन उल्टा। राघव अब मामले को सीरियस लेता है। वो वापस रेडियो स्टेशन जाता है इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ दीवारों पर उसे वही उल्टा स्वस्तिका बना हुआ दिखता है। घर आकर वो मैथिली और सुमित को बताता है कि ये स्वस्तिक नहीं, ये बल्कि नाज़ी सिंबल है जो नफरत की निशानी है। तभी उनके घर का रेडियो ऑन होता है। भूत की आवाज आती है, 11 लोग थे, 2 मर गए, अब अगला नंबर वीरभद्र का है। राघव तुरंत वीरभद्र को बचाने भागता है। वीरभद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट पर था। उसे वहाँ धम धम की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसे अपनी मरी हुई पत्नी दिखती है जो अपने सर पर हथौड़ा मार रही थी। वीरभद्र इमोशनली टूट जाता है। उसे लगता है वो उसकी पत्नी है, लेकिन वो रेडियो स्टेशन वाली भूत थी जो रूप बदल कर आई थी। वो भूत वीरभद्र को धक्का दे देती है। राघव के पहुंचने से पहले ही वीरभद्र नीचे गिरकर मर जाता है। उसकी लाश से भी वही नाज़ी सिंबल बनता है। राघव समझ जाता है कि चाय वाले लड़के की बात सच थी। वो उस लड़के की माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ बताती है कि 35 साल पहले गांव में पहला रेडियो स्टेशन खुला था। उसकी आरजे का नाम वेदवती था। सब ठीक था, फिर अचानक 6 फाउंडर्स मारे गए और वेदवती ने फांसी लगा ली। गांव वालों ने एक बाबा को बुलाकर उस जगह को सील करवा दिया था। राघव को लगता है कि ये वेदवती की आत्मा है जो बदला ले रही है। वो नोटिस करता है कि भूत उसी ऑर्डर में लोगों को मार रहा है जिस ऑर्डर में वो रेडियो स्टेशन के अंदर गए थे। लिस्ट के हिसाब से अगला नंबर बिहारी का होना चाहिए था, लेकिन जब राघव ग्रुप फोटो को जूम करके देखता है तो उसे दिखता है कि बिहारी से आगे छोटी बच्ची मोक्ष खड़ी थी। मतलब अगला शिकार वो मासूम बच्ची है। राघव भागकर मोक्षा के पास जाता है। भूत ने मोक्षा को फांसी लगा दी थी, लेकिन राघव सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। मोक्ष बताती है कि भूत उसके पर्स से आया था जो वो रेडियो स्टेशन से उठा लाई थी। राघव समझ जाता है कि ये भूत उन चीजों के जरिए ट्रैवल कर रहा है जो वो लोग वहाँ से लाए थे। वो सबको वापस रेडियो स्टेशन ले जाता है और सारा सामान जो वहाँ से उठाया गया था वहाँ पे जाके जला देता है। यहाँ राघव एक बड़ा खुलासा करता है। वो चिल्लाकर कहता है, सामने आ, तू वेदवती नहीं है, तू एक मर्द है जो औरत के पीछे छिप रहा है। मोक्ष ने उस भूत को देखा था और पर्स में मिली फोटो से कंफर्म हुआ था कि वो एक आदमी का भूत है। राघव की ललकार सुनकर वो भूत आग में से अपना असली रूप दिखाता है। वो कोई आम भूत नहीं बल्कि एक प्रेत था। वो राघव को धमकी देकर गायब हो जाता है। राघव अब इस प्रेत की असलियत जानने के लिए पुलिस स्टेशन से वेदवती की फाइल निकलवाता है। वहाँ लाइट चली जाती है और प्रेत हमला करता है, लेकिन राघव नोटिस करता है कि वो प्रेत टॉर्च की रोशनी से डर कर भाग गया। मतलब रोशनी उसकी कमजोरी है। फाइल से उन्हें वेदवती के टीचर भूषण जी का पता चलता है। राघव उनसे फिर मिलने जाता है। भूषण जी एक फोटो देखकर बताते हैं कि इस लड़के का नाम विश्रव था। विश्रव की कहानी बहुत दर्दनाक थी। उसका जन्म सूर्य ग्रहण के वक्त हुआ था और उसका शरीर डिफॉर्म था। उसके पिता उसे नफरत करते थे और घर में बंद रखते थे, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। विश्रव अपनी माँ के साथ चेस खेला करता था और वही उसकी दुनिया थी। भूषण जी बताते हैं कि विश्रव की आवाज में जादू था। जब रेडियो स्टेशन खुला उसने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गया। वो बहुत खुश था, लेकिन फाउंडर्स ने धोखा किया। उन्होंने आवाज विश्रव की यूज की, लेकिन पोस्टर पर फोटो वेदवती की लगा दी क्योंकि विश्रव देखने में बदसूरत था। ये धोखा विश्रव बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उनसे लड़ने गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा।
राघव और उसके दोस्तों को लगता है कि विश्व के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने कब्रिस्तान है और वहाँ एक समाधि बनी हुई है जिस पर भूषण जी का नाम लिखा है और मौत की तारीख 2007 है। सब हैरान रह जाते हैं कि अगर भूषण जी 2007 में मर गए हैं तो अभी उन्हें कहानी कौन सुना रहा था। राघव समझ जाता है वो विश्रव था, वो रूप बदलकर हमें अपनी झूठी कहानी सुना रहा है ताकि हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो सके। तभी वहाँ विश्रव आ जाता है, वो टॉर्च तोड़ देता है और उनका एक्सीडेंट करवा देता है। इस एक्सीडेंट से मैथिली बुरी तरह घायल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में विश्रव मैथिली को डराता है ताकि वो कमजोर पड़ जाए और वो उसे पोजेस कर सके, और वही होता है, मैथिली पोजेस हो जाती है। वो राघव को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन राघव के हाथ में वो राम नाम का ब्रेसलेट था जिस वजह से विश्रव राघव को छू नहीं पाता। राघव मैथिली को बेहोश कर देता है। राघव को याद आता है तभी कि रेडियो स्टेशन में उसने एक गैस का सिलेंडर देखा था। वो उस सिलेंडर की फैक्ट्री में जाता है और मैनेजर सुरेंद्र को पकड़ लेता है। मारपीट के बाद सुरेंद्र सच उगलता है जो बेहद खौफनाक था। सच ये था कि विश्रव कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, सिलेक्ट वेदवती हुई थी। विश्रव जेलस हो गया था। उसने रेडियो स्टेशन जाकर वेदवती के साथ बदतमीजी की और उसे नंगा कर दिया। शर्म के मारे वेदवती ने सुसाइड कर लिया। वेदवती का मंगेतर वाली जो फाउंडर में से एक था, उसने बदला लेने के लिए विश्रव को पकड़ा। उन्होंने विश्रव को नार्व गैस दी ताकि वो सो ना सके और उसकी आंखों के सामने तेज लाइट्स लगा दी। सोचिए दोस्तों, 12 दिन तक बिना सोए आंखों में तेज रोशनी पड़ती रही। नार्व गैस की वजह से वो पलके नहीं झपक सकता था। इस भयानक टॉर्चर से विश्रव की मौत हुई थी, इसलिए आज भी वो रोशनी से डरता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुरेंद्र बताता है कि विश्रव की माँ तो उसके पैदा होते ही मर गई थी। विश्रव मेंटल था, वो एक मिरर में अपनी माँ को देखता था और उस शीशे को ही अपनी माँ समझता था। जब उसके पिता ने वो शीशा छीनने की कोशिश की तो विश्रव ने अपने पिता को ही मार दिया था। ये जानने के बाद राघव अगस्त्य आश्रम जाता है। वहाँ के बाबा बताते हैं कि विश्रव की आत्मा उस मिरर की वजह से यहाँ अटकी हुई है, जो अभी भी रेडियो स्टेशन में ही है। जब ये लोग वहाँ गए थे तो इन्होंने गलती से वो मिरर तोड़ दिया था। विश्रव को लगता है कि इन्होंने उसकी माँ को मारा है, इसलिए वो बदला ले रहा है। तब वो बाबा बताते हैं कि विश्रव को रोकने का एक ही तरीका है, त्रय विद्या। उन्हें विश्रव की 3 चीजें लानी होंगी जो उसके विचार, इच्छा और कर्म से जुड़ी हो, यानी कि चेस बोर्ड जिसे वो खेला करता था, रेडियो जो उसकी इच्छा थी, और तीसरी चीज जो उसके कर्म से जुड़ी हो। लेकिन एक शर्त था, ये सब सुबह 5:14 से पहले ही करना होगा, क्योंकि तब दक्षिणायन काल शुरू होगा और विश्रव की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राघव इसके बाद ही तुरंत दौड़ता है। वो विश्रव के घर से पुराना चेस बोर्ड ले आता है। फिर वो रेडियो टावर पर चढ़कर वो पुराना रेडियो निकालता है। टावर गिर जाता है, लेकिन ब्रेसलेट की वजह से वो बच जाता है। लेकिन तीसरी चीज क्या है ये किसी को नहीं पता था। वक्त खत्म हो जाता है, 5:14 होते हैं। दक्षिणायन शुरू होता है और विश्रव आजाद हो जाता है। वो बेहद ही ताकतवर हो चुका था। राघव सामने आता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं राघव सामने आता है। विश्रव उसे मारने आता है, लेकिन ब्रेसलेट की वजह से झटका खाता है। राघव समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट ही उसका कवच है। वो ब्रेसलेट उतार कर मैथिली को पहना देता है ताकि वो सेफ रहे। अब राघव बिना सुरक्षा के विश्रव के सामने खड़ा था। विश्रव राघव के अंदर घुस जाता है। राघव के दिमाग में विश्रव खेल खेलता है। वो राघव को उसके बचपन की याद दिलाता है, जब राघव की गलती से उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। विश्रव कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों ने अपने बाप को मारा है। राघव टूटने लगता है। वो खुद को कांच के टुकड़ों से मारने लगता है, लेकिन मैथिली उसे हिम्मत देती है। राघव अपनी गिल्ड से लड़ता है और अपनी इच्छा शक्ति से विश्रव को अपने शरीर से बाहर फेंक देता है। इस हाथापाई में राघव के हाथ में विश्रव का एक ताबीज आ जाता है। ये वही ताबीज था जो विश्रव पहनता था। यही है वो तीसरी चीज जो कि है एक्शन। मैथिली वो ताबीज बाबा को देती है। बाबा तीनों चीजों को एक पिलर में डालते हैं। एक तेज रोशनी निकलती है जो एक पेंटागन बनाती है। ये रोशनी विश्रव की आत्मा को खींच लाती है और उसे हमेशा के लिए कैद कर देती है। तो सब कुछ शांत हो जाता है। राघव और मैथिली अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। वो बीच पर घूम रहे होते हैं,
लेकिन राघव के दिमाग में एक बात खटक रही थी। वो मैथिली से कहता है, विश्व पहले ठीक था, वो मॉन्स्टर तब बना जब उसने मिरर में अपनी माँ को देखा। क्या सच में वो पागल था या उसकी माँ उसे मॉन्स्टर बना रही थी? और मूवी के आखिरी शॉट में हमें दिखाया जाता है कि विश्व को कोई हेलुसिनेशन नहीं होता था। उस मिरर में सच में उसकी माँ का भूत रहता था। असली विलेन विश्रम नहीं बल्कि उसकी माँ थी, जो उसे बचपन से मैनिपुलेट कर रही थी। इसका मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद पार्ट 2 में हमें माँ का खौफ देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी फिल्म किष्किंधापुरी की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो माइथोलॉजी और हॉरर को बखूबी जोड़ती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि विश्व की माँ वापस आएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।